नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो संक्रमण तत्वों में जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इस मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान किस प्रकार से परिवर्तित होता है और किस पर निर्भर करता है। हमने इससे पूर्व पहले जो पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, उसमें हमने पढ़ा था किसी सेल में या विद्युत रासायनिक सेल में अर्ध सेल पर क्षण एवं विलयन के मध्य विपरीत आवेश होता है, इस कारण वहां विभव उत्पन्न होता है। उस विभव को कहता है इलेक्ट्रोड विभव। और अगर ये मानक कंडीशन में उत्पन्न होता है तो उसको पढ़ते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। बट संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और ये किस पर निर्भर करेगा। तो संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो 3 प्रकार की ऊष्माओं पर निर्भर करता है। पहली ऊष्मा है ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, दूसरी ऊष्मा है आयनन ऊष्मा और तीसरी ऊष्मा है जलयोजन ऊष्मा। तो हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो हम ये कह सकते हैं संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निम्न ऊष्माओं पर निर्भर करता है। संक्रमण तत्व है उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान इन ऊष्माओं पर निर्भर करता है। पहली नंबर 1 है वो है ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, सब्लिमेशन एंथैल्पी। ऊर्ध्वपातन ऊष्मा जिसमें किसी ठोस को गैसीय प्रावस्था में परिवर्तित करता है, उसके लिए आवश्यक ऊष्मा। दूसरी ऊष्मा है आयनन ऊष्मा, किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊष्मा आयनन एंथैल्पी। और तीसरी ऊष्मा है जलयोजन ऊष्मा, किसी यौगिक के 1 मोल को जल में घोलने पर मुक्त हुई ऊष्मा जलयोजन ऊष्मा, जिसको आप हाइड्रेट एंथैल्पी भी पढ़ सकते हो। इन तीनों ऊष्माओं पर निर्भर करता है। इन तीनों ऊष्माओं का जो कुल योग होगा वो निर्भर करेगा या जो प्रदर्शित करेगा कुल ऊष्मा को। तो हम इसके आधार पर ये पढ़ सकते हैं कि कुल ऊष्मा बराबर ऊर्ध्वपातन ऊष्मा प्लस आयनन ऊष्मा प्लस हाइड्रेट ऊष्मा जलयोजन ऊष्मा। इन तीनों ऊष्माओं का मान है वो कुल ऊष्मा को प्रदर्शित करता है। और ये कुल ऊष्मा है, ये कुल ऊष्मा ही किसको प्रदर्शित करेगी, मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करेगी। मींस कुल ऊष्मा का मान धनात्मक या अधिक प्राप्त होगा तो मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होगा, और ऋणात्मक या निम्न प्राप्त होगा तो मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न होगा। मींस इसका मान कुल ऊष्मा का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा तो वो ऑक्सीकारक है, और नेगेटिव प्राप्त होगा तो वो अपचायिक है। आप इन ऊष्माओं के बारे में भी जानते हो कि ऊर्ध्वपातन ऊष्मा का मान सब्लिमेशन एंथैल्पी का मान सदैव धनात्मक प्राप्त होता है, क्योंकि ठोस को गैस में बदलने हेतु ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आयनन एंथैल्पी का मान भी धनात्मक प्राप्त होता है, क्योंकि आयन निकालने के लिए हमें ऊष्मा देनी होती है। और जल योजन ऊष्मा उसका मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, क्योंकि जल में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रेट एंथैल्पी है वो ऋणात्मक होती है। तो इन दोनों ही ऊष्माओं का मान मींस आयनन ऊष्मा ऊर्ध्वपातन ऊष्मा का मान अधिक हुआ तब तो कुल ऊष्मा होगी धनात्मक, और हाइड्रेट एंथैल्पी का मान ज्यादा हुआ तो कुल ऊष्मा का मान होगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर आप 2 कंडीशन कह सकते हो। कितनी कंडीशन बता सकते हैं हम? 2। पहली कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी का मान और सब्लिमेशन एंथैल्पी का योग हम आयनन एंथैल्पी के रूप में प्रदर्शित कर दे, उसका मान जल योजन ऊष्मा से अधिक है। तो जो आपकी कुल ऊष्मा है इक्वल है या मानक इलेक्ट्रोड विभव है, इस मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक प्राप्त होगा। और धनात्मक प्राप्त होगा इस कंडीशन में ये ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होगा।
इस कंडीशन में संक्रमण तत्व कौन से पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होगा। दूसरी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि यदि आयनन एंथैल्पी का मान कम है और हाइड्रेट एंथैल्पी का मान ज्यादा है, आयनन एंथैल्पी का मान कम है और हाइड्रेट एंथैल्पी जल योजन ऊष्मा का मान अधिक है। जल योजन ऊष्मा अधिक होगी, जल योजन ऊष्मा का मान किस में होता है? ऋणात्मक होता है। तो आप ये कह सकते हो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आपको निम्न प्राप्त होगा, माइनस में प्राप्त होगा। अगर निम्न प्राप्त हुआ तब वो पदार्थ किसके रूप में प्रयुक्त होगा? अपचायिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होगा। संक्रमण तत्व अपचायिक पदार्थ के भांति कार्य करेगा। अब वापस देखो इसको एक बार, हम बात करते हैं संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव की। तो संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है वो 3 प्रकार की ऊष्माओं पर निर्भर करता है। ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, आयनन ऊष्मा, जल योजन ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन ऊष्मा और आयनन ऊष्मा में हुए परिवर्तन का मान धनात्मक होगा और जल योजन ऊष्मा का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि किसी आयन को जल में घोलने पर ऊष्मा मुक्त होगी और इन दोनों के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। मीन्स ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है और ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और इन तीनों ऊष्माओं का जो योग है, ये कुल योग है, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करेगा। अब इसमें 2 कंडीशन है। धनात्मक मान ज्यादा हुआ मीन्स आयनन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा हुई जल योजन एंथैल्पी से माइनस से, तब मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक प्राप्त होगा। इसका मतलब वो ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी में ऐसा कॉपर होता है। और अगर जल योजन एंथैल्पी का मान ज्यादा हुआ आयनन एंथैल्पी से, तो कुल ऊष्मा का मान या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। इसमें वो अपचायक के रूप में प्रयुक्त होगा। तो ये तो हो गई मानक इलेक्ट्रोड और उसका मान किस प्रकार पर, कौन सी ऊष्माओं पर निर्भर करता है। अब एक इस प्रकार का प्रश्न आता है, संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अनियमित रूप से परिवर्तित होता है। और ऐसा हम जानते भी है क्यों होता है, तो उसका कारण लिख दे। तो हम अगली बात में ये कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों का या संक्रमण तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, ई नोड का मान अनियमित रूप से बदलता है, क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी का मान, आईपी का मान भी अनियमित रूप से बदलता है, अनियमित होता है, अनियमित होता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो किस पर निर्भर करता है? आईपी पर। तो ये 1 नंबर का प्रश्न आता है, संक्रमण तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान अनियमित रूप से परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव आईपी पर निर्भर करेगा। और आईपी हमने इससे पहले पढ़ी कि संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी अनियमित रूप से परिवर्तित होती है, क्योंकि वो 2 कारकों पर निर्भर करती है, प्रभावी नाभिक के आवेश, परिरक्षण प्रभाव। तो पहले आईपी बढ़ती है, फिर आईपी समान रहती है, फिर आईपी में कमी होती है। तो यहाँ पर भी मानक इलेक्ट्रोड विभव भी अनियमित रूप से परिवर्तित होगा। तो ये दूसरा प्रश्न आता है, संक्रमण तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव अनियमित रूप से परिवर्तित होता है, ऐसा क्यों? फिर हम बात करें, ये तो था +2 से प्लस में परिवर्तित। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी, थर्ड में, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आपको 3 निकालने, हम ये कह सकते हैं मानक इलेक्ट्रोड की तुलना करते हैं M+3 से M, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी गणना करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 मानक इलेक्ट्रोड विभव लिए। एक तो मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया हेरिक से आयरन, और दूसरा मानक इलेक्ट्रोड विभव लिया वो मैग्नीज से Mn+3 से Mn। इन दोनों के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की तुलना करो तो मैग्नीज का मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक प्राप्त होगा और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कम होगा। हम ये कह सकते हैं इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो निम्न होता है और मैग्नीज का मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो उच्च होता है। और ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण देख सकते हैं कि मैग्नीज में अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं,
जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं Mn+2 से Mn+3 बनता है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आर्गन 3d5 4s0 और 3d5 होने के कारण ये कैसा विन्यास है? अर्धपूरित विन्यास है, स्थायी विन्यास है। स्थायी विन्यास होने के कारण इनकी आईपी का मान है वो क्या होगा? उच्च। और आईपी उच्च होने के कारण मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या होगा? उच्च होगा। जबकि फेरस के लिए लिखे फेरस Fe+2 क्या बन रहा है? Fe+3। इसके लिए लिखेंगे तो इसके परमाणु क्रमांक है 26। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे तो आर्गन 3d6 4s0। अब 3d6 कैसा विन्यास है? सामान्य। और सामान्य से विन्यास +3 में बनता है तब इसका ऐसा हो जाता है आर्गन 3d5 4s0। सामान्य से कैसा विन्यास प्राप्त होता है? स्थायी। अगर सामान्य से स्थायी विन्यास प्राप्त होता है उनकी आईपी का मान हम जानते हैं निम्न होता है। और आईपी का मान निम्न है इस कारण इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या होगा? निम्न होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, नोट करना है इसको। अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें M+3 M में परिवर्तित होता है उसकी बात करें, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बात करें तो आप ये कह सकते हो जैसे हमने यहाँ पर एक प्रश्न कर लिया मैग्नीज और आयरन के तीसरे मानक इलेक्ट्रोड विभव की तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुलना करें तो मैग्नीज का तो मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च होगा और आयरन का मानक इलेक्ट्रॉन विभव निम्न होगा, क्योंकि आयरन में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं स्थायी विन्यास प्राप्त होता है और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो सामान्य में से निकलता है। अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला कोई धातु आयन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मीन्स इसकी आईपी का मान निम्न होगा, इसका मानक इलेक्ट्रॉन विभव भी निम्न होता है। और मैग्नीज में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे मीन्स Mn+2 से 3 बनाओगे तो वहां Mn+2 में अर्धपूरित विन्यास है और अर्धपूरित विन्यास स्थायी विन्यास होता है और स्थायी विन्यास की आईपी का मान है वो क्या होता है? उच्च होता है। ये होता है संक्रमण तत्वों में आयनन एंथैल्पी का मान। एक बार दोबारा देख लो फिर हम इस पर एक आधा प्रश्न करके देखते हैं। संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 3 तरह की ऊष्माओं पर निर्भर करेगा। मीन्स उसमें कौन कौन सी ऊष्मा है? ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, आयनन ऊष्मा और जल योजन ऊष्मा, तीनों का योग है वो कुल ऊष्मा या मानक इलेक्ट्रोड विभव को प्रदर्शित करेगा। जिसमें जल योजन ऊष्मा का मान निम्न है तब वो ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होगा, जल योजन ऊष्मा का मान उच्च है तो वो अपचायक के रूप में प्रयुक्त होगा। संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव अनियमित रूप से परिवर्तित होता है क्योंकि आईपी अनियमित रूप से परिवर्तित होती है। और फिर तीसरे के लिए देख लें आयरन और मैग्नीज में, तो मैग्नीज के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान उच्च होता है और आयरन का निम्न। क्यों होता है? क्योंकि इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी विन्यास में से बाहर निकलेगा। ये तो हमने देखा संक्रमण तत्वों में मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कौन सी ऊष्माओं पर निर्भर करता है, कैसे बदलता है। अब इस पर हम एक आधा परसेंट एग्जाम्पल और करके देखते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया कि Cr+2 और Mn+3 दोनों D4 विन्यास रखते हैं। दोनों की बात करें दोनों D4 विन्यास रखते हैं, परंतु Cr+2 है ये तो अपचायक है और Mn+3 है ये ऑक्सीकारक है। ऐसा क्यों? 2 से 3 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि Cr+2 और Mn+3 दोनों 3d4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं या D4 विन्यास रखता है, परंतु क्रोमियम आयन है वो अपचायक पदार्थ है और मैग्नीज आयन है वो ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्यों? तो इसका हम कारण ऐसे जान सकते हैं कि आपने पहले बात की क्रोमियम आयन की, Cr+2 की। ये Cr+2 है, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करके Cr+3 आयन का निर्माण करता है। क्रोमियम के परमाणु क्रमांक होता है 24। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करोगे तो आर्गन 3d4 4s0 विन्यास होता है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d3 4s0। मीन्स ये अर्धपूरित
T2G विन्यास प्राप्त करता है। कैसा विन्यास प्राप्त करता है? अर्धपूरित T2G विन्यास प्राप्त करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। इस कारण ये किसके रूप में प्रयुक्त होता है? अपचायिक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। जबकि मैग्नीज आयन मीन्स Mn+3 आयन एक इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है और Mn+2 का निर्माण करता है। अगर मैग्नीज आयन +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ऐसा होता है आर्गन 3d4 4s0। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा आर्गन 3d5 4s0। मीन्स ये कैसा विन्यास प्राप्त करता है? अर्धपूरित विन्यास प्राप्त करता है। और इस अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करने हेतु ये एक इलेक्ट्रॉन का अवशोषण करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ग्रहण करने के कारण ये कौन से पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो तो अपचायक है और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऑक्सीकारक है। तो इन दोनों का कारण पूछा जाता है। क्रोमियम अपचायक है जबकि मैग्नीज ऑक्सीकारक है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन देकर के अर्धपूरित T2G विन्यास प्राप्त करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अर्धपूरित D5 विन्यास प्राप्त करता है। इस कारण ये तो ऑक्सीकारक है और ये अपचायक है। और T2G अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व है वो D5 विन्यास से भी उच्च होता है, अधिक प्रकार का होता है। अब हम यहाँ पर एक बात कर लेते हैं और कि एक संक्रमण तत्वों में यौगिक की बात की जाती है। एक यौगिक होता है ऑक्सो लवण। हम बात करते हैं ऑक्सो लवण की। ऑक्सो लवण किसे कहते हैं? तो संक्रमण तत्वों के उच्चतम ऑक्सीकरण अंक वाले जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे क्रोमियम का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, वेनेडियम का ऑक्साइड है, जिनकी संयोजकता अधिक होती है, मैक्सिमम संयोजकता वाले ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी एसिड या बेस के साथ करवाते हैं, अम्ल या क्षार के साथ करवाते हैं, तो वो या तो निर्माण करेंगे धनायन का या निर्माण करेंगे ऋणायन का। जो धनायन और ऋणायन बनते हैं उनको क्रम से आप ये पढ़ सकते हो। धनायन को पढ़ सकते हो ऑक्सोनियम आयन, ऋणायन को पढ़ सकते हो ऑक्सो आयन और उसको संयुक्त रूप से पढ़ा जाता है ऑक्सो लवण। परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि संक्रमण तत्वों के उच्चतम ऑक्सीकरण अंक वाले ऑक्साइडों की अभिक्रिया संक्रमण तत्वों के उच्चतम ऑक्सीकरण अंक वाले ऑक्साइडों की अभिक्रिया अम्ल या क्षार के साथ करवाने पर धनायन व ऋणायन ऑक्सोनियम आयन व ऑक्सो आयन का निर्माण होता है। इन्हें ऑक्सो लवण कहते हैं। धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है, इन्हें ऑक्सो लवण कहता है। अगर एग्जाम्पल उदाहरण की बात करें तो वेनेडियम का ऑक्साइड लिया आपने V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। इसकी अगर बात करोगे तो आप कह सकते हो VO2 प्लस या VO3 माइनस, या कह सकते हो Cr2O3, या फिर पढ़ सकते हो MnO4 माइनस, या फिर पढ़ सकते हो MnO4-2। ये सारा ही है वो किसके रूप में प्रयुक्त होता है? ऑक्सो लवण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आप ये कह सकते हो संक्रमण तत्वों के उच्चतम ऑक्सीकरण अंक वाले ऑक्साइडों की अभिक्रिया किसी एसिड या बेस के साथ करवाते हैं तो ऑक्सोनियम आयन या ऑक्सो आयन का निर्माण होता है। उन्हें ऑक्सो लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आपको आयन प्राप्त होते हैं उन आयनों को ही कहा जाता है ऑक्सो लवण, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, इस प्रकार से प्राप्त होते हैं ऑक्सो लवण।
ये संक्रमण तत्वों के महत्वपूर्ण यौगिकों में से एक है। एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव से या ऑक्सीकारक और अपचायक से संबंधित। ऐसा पूछा जाता है जिसको आप कमेंट में आंसर दे करके बताना। एक तो है Cr+2 और एक है Fe+2, एक है क्रोमियम और एक है फेरस। दोनों में से प्रबल अपचायक पदार्थ कौन सा होता है और उपयुक्त कारण क्यों? अभी हमने इसके आंसर का उल्लेख है वो इसकी डिटेल दी तब बताया था। आप इसको कमेंट करके आंसर बताना कि क्रोमियम आयन और फेरस आयन में से कौन सा प्रबल अपचायक प्रवृत्ति का होता है और क्यों। वापस देख लेना। पहले तो हमने प्रश्न बात की क्रोमियम और मैग्नीज आयन दोनों 3d4 या d4 विन्यास रखते हैं, परंतु क्रोमियम अपचायक है, मैग्नीज ऑक्सीकारक। क्यों? क्योंकि क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन देकर के अर्धपूरी T2 विन्यास देता है, इलेक्ट्रॉन देने के कारण वो अपचायक है। मैग्नीज एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अर्धपूरी T5 विन्यास प्राप्त करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये ऑक्सीकारक है। और अगर ये सब कुछ भूल जाते हो तो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोड के मान के आधार पर दे सकते हो। जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा या निम्न होगा वो अपचायक है, और जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होगा उच्च होगा वो ऑक्सीकारक है। तो उसके मान के आधार पर भी आप बता सकते हो। फिर यहाँ एक परिभाषा हमने देखी ऑक्सो लवण की, ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट करना कि संक्रमण तत्वों के उच्चतम ऑक्सीकरण वाले ऑक्साइडों की अभिक्रिया किसी एसिड या बेस के साथ करवाते हैं, किसी अम्ल या क्षार के साथ करवाते हैं, ऑक्सोनियम आयन या ऑक्सो आयन का निर्माण होता है। इनको ही मींस ऑक्सोनियम आयन व ऑक्सो आयनों को ही ऑक्सो लवण कहते हैं, जिनका एग्जाम्पल हम इस प्रकार से ले सकते हैं। और लास्ट में एक प्रश्न दे रखा है, कमेंट करके आंसर बताना कि क्रोमियम आयन और फेरस आयन में से कौन सा प्रबल अपचायक प्रवृत्ति का है वह क्यों। अगली क्लास में हम दो महत्वपूर्ण ऑक्साइड है, एक KMnO4 और एक K2Cr2O7, उनकी बात करेंगे। अगर आपको ये क्लास ठीक लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।